हेलो स्टूडेंट। आज मैं फिर से अध्याय 2 के राजा किसान और नगर क्लास 12th एमपी बोर्ड के प्रश्न बैंक विषय हिस्ट्री के सब्जेक्ट को लेके आया हूँ, जिसमें आपका जो पेपर होगा उसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला जो पार्ट रहेगा उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, सत्य असत्य, जोड़ियाँ, रिक्त स्थान, एक वाक्य में आंसर। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट है आपका जिसमें थोड़ा लॉन्ग टाइप के 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो जो प्रश्न बैंक में राजा किसान और नगर के जो भाग 3 के 3 अंक के जो क्वेश्चन दिए, तो मेरे क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी कई बार क्वेरी आई कि सर बहुत सारे जो बाज़ार में उपलब्ध साधन हैं, जो भी गाइड हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर नहीं मिल रहे। तो मेरे द्वारा कुछ प्रयास किया गया है, थोड़ा टाइम निकाल के लिखने का प्रयास किया है, जिससे स्टूडेंटों को कम समय में एक बेहतर सामग्री मिल सके। तो पहला जो क्वेश्चन है, अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों की समझ आई किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। क्योंकि जो अभिलेख होते हैं काफ़ी प्राचीन होते हैं और जब उनकी खुदाई की जाती है तो बहुत सारे अभिलेखों की जो स्थिति रहती है वो पढ़ने लायक नहीं रहती। कोई कोई अभिलेख ऐसे रहते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, किसी की भाषा अभी तक पढ़ी नहीं गई है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है चित्रात्मक है, जो अभी तक नहीं पढ़ी गई है, तो वो भी एक समस्या हो सकती है। इस तरह से बहुत सारी जो समस्या, उनमें से कुछ 3 एक समस्याएँ जो आपकी एनसीईआरटी बुक से ली गई हैं, और ये बहुत ही शोध का विषय है। इस पर तो बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, पर आपको इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखते हुए सिर्फ 3 ही वाक्यों पर जोर देना और उनको याद करके आप यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको देना। सेकंड क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सिक्कों के अध्ययन से किस प्रकार इतिहासकारों को विभिन्न प्राचीन राज्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे 6वीं शताब्दी में जो सिक्के प्राप्त हुए, उस सिक्कों से राजाओं की स्थिति के बारे में पता चलता है कि किस टाइप के सिक्कों का प्रयोग किया गया। चांदी के सिक्के अधिक बहुतायत मिले कि सोने के मिले या तांबे के मिले। तो जो धातु जितनी भी कीमती होती है उनके जो सिक्के मिलेंगे, उससे पता चलता है उस राजा के काल की आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी। तो देखा जाता है कि जैसे गुप्त काल में ज़्यादा सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं, तो बताया जाता है कि भारत उस गुप्त काल में जो व्यापार था वो भारत के पक्ष में था, या यूँ कहें कि जो विदेशी होते थे वो भारत के साथ व्यापार करते थे, और जो व्यापार होता था वो सोने के सिक्कों के माध्यम से होता था। तो इस तरह से सिक्कों के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजा का विस्तार कैसा था, किसी राजा का किस किस देश के साथ विदेश व्यापार होता था, वहाँ से प्राप्त खुदाई से सिक्कों के आधार पर। तो इसको आप पढ़ के आंसर दे सकते हो। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन, आप कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन काल में चांडालों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। तो इसके उपलक्ष्य में चांडालों की स्थिति तो क्योंकि ये वर्णसंकर जाति मानी जाती थी और जिनको समाज में एक उचित स्थान प्राप्त नहीं था, अछूत माने जाते, अस्पृश्य माने जाते थे। और मनुस्मृति में चांडालों की स्थिति के बारे में कुछ विवरण पता चलता है, जिससे अपन कह सकते हैं कि उस समय चांडालों की स्थिति कैसी रही होगी। उन्हें सामाजिक तिरस्कार सहने पड़ते थे, गांव से बाहर रहना पड़ता था, यहाँ तक कि यदि किसी की नज़र पड़ जाए तो उसको अपवित्र मान लिया जाता था। फोर्थ क्वेश्चन है, महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं। और एक क्वेश्चन है, वर्णित उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीके के हद तक परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल के ग्रामीण समाज को समझने के लिए भूमि आंदोलन संबंधी शिलालेख कैसे सहायता करते।
कि कोई भी शिलालेख होते हैं तो उसमें उस सामाजिक परिस्थिति के बारे में उल्लेख रहता है जिसको पढ़ करके पता लगाया जा सकता है कि उस समय समाज की स्थिति कैसी रही होगी, समाज में किस तरह की मान्यताएं थी। जैसे ही जो गांव भूमि दान में दिए जाते थे उनको प्राय देखा गया है कि जो दान मिलता था वो ब्राह्मणों को ही मिलता था। तो इससे पता चलता है कि वहाँ जो दान देने की परंपराएं होती थी वो ज़्यादातर ब्राह्मण वर्ग को दी जाती थी। या उस समय स्त्रियों को भूमि में अधिकार नहीं होता था, भूमि संपत्ति में। पर कहीं कहीं देखने को मिलता है जो पावरफुल या राज दरबार से जुड़ी हुई रानी महारानी परिवार के सदस्य होते थे उनका भूमि पर भी अधिकार होता था, जो कि धर्मशास्त्रों के विरुद्ध माना जा सकता है। तो इस तरह के ग्रामीण समाज की कुछ परंपराओं के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा अपने अधिकारियों प्रजाओं को दिए गए संदेशों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। तुम पता है कि अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से अपने अधीन कर्मचारियों और अपनी जनता के सामाजिक राजनीतिक नैतिक उत्थान के लिए उन्होंने जो अभिलेखों में बातें बताई हैं वो कहीं न कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतनी साबित होती हैं जितनी कि अशोक के काल में थी। जन कल्याण की भावना सबसे पहले अशोक के शासनकाल में देखने मिलती है, जो कि कोई भी वर्तमान में देश की कोई भी सरकार हो, कोई भी राज व्यवस्था हो, वो चाहती कि हमारे जो लोग हैं उनका जन कल्याण। स्वतंत्रता समानता की बात होती थी। अशोक के समय में विभिन्न धर्म के लोगों को समान अवसर दिए गए अपने धर्म को मानने के लिए, या कहें धर्म सहिष्णुता की नीति को अपनाया गया। और उसकी जो धम्म था उसमें भी सभी धर्मों के सारों का प्रयोग किया गया। तो इससे साबित होता है कि अशोक के जो भी उद्देश्य थे या धर्म के माध्यम से उसने कहा कि प्रजा जो कर्मकांड करती है उनको छोड़ करके दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करे, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करे, जीवों से दया करे, उनकी हत्या नहीं करे। तो आज भी कहीं न कहीं जीव संरक्षण इस बात का उदाहरण है जो अशोककालीन जो उनके उपदेश हैं उनकी प्रासंगिकता सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कार्य क्यों माना जाता है? क्योंकि आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल में जो जन थे छोटे छोटे, वो जन मिलकर के महाजनपद बनने लगे, और जब उनका आकार बड़ा हो गया तो उनकी एक अपनी राज व्यवस्था हुई, एक सैन्य व्यवस्था हुई, एक सुव्यवस्थित ताकतवर राजा का जन्म हुआ। और जब राजा का जन्म हुआ तो बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई, जैसे मगध साम्राज्य। और ये देखने को मिला कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो महान जनपद काल आता है उसमें लोहे का प्रयोग होने लगा था। लोहा एक सख्त धातु है और जो कि भूमि के जुताई के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। जो हल होता है उसमें जब लोहे की बनी हुई फालों का प्रयोग किया गया तो इससे भूमि को अधिक उपजाऊ बनाया गया। और जब भूमि अधिक उपजाऊ होगी, ज़्यादा उत्पादन होगा, तो खाद्य अधिशेष बचेगा। खाद्य अधिशेष मतलब है जो आवश्यकता से अधिक जो अनाज होगा उसको अपन क्या करेंगे, बाजार में लें। तो इससे क्या होगा, बाजार क्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा। जब बाजार क्रिया ज़्यादा बढ़ेंगे तो धीरे धीरे नगरीकरण की पृष्ठभूमि बनेगी, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जा सकता है। क्योंकि इसी शताब्दी में द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी। पहली नगरीय क्रांति कब मानी जाती है, हड़प्पा सप्ताह की। और 6वीं शताब्दी की दूसरी नगरीय क्रांति थी, जिसको अपन कह सकते हैं कि एक 6वीं शताब्दी में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन। और बढ़ी हुई आर्थिक क्रियाओं ने ही नगरीय क्रांति को जन्म दिया। और उत्तर वैदिक कालीन जो कर्मकांडी व्यवस्था थी उनकी भी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। और इसी प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है, जो कि दार्शनिक धर्म भी थे, जिन्होंने लोगों को अपने नैतिक उत्थान के लिए कैसे कार्य करें उस पर दिशा निर्देश दी। तो हमने प्रयास किया है आपका कि जो क्वेश्चन बैंक हैं, क्वेश्चन बैंक के जो भाग 3 के जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं उनके आंसर इसमें दिए हैं, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले करके और इनका अध्ययन करें। और यदि हमारा ये प्रयास सभी छात्रों को, देखने वालों को अच्छा लगे तो सराहना ज़रूर दें, कमेंट करें
और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और भी मैं ऐसे आपको प्रश्न उपलब्ध कराता रहूँगा। शेष जो प्रश्न बैंक है उसके पार्ट वाइज, और जो भी छात्रों को ये लगे कि ये शेयर करने लायक है तो ज़रूर शेयर करें, और जिससे और भी छात्रों का दिशा निर्देश हो सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।